हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर इंदुजा फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल खेती प्रकृति पर। सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देती हूँ। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हमारे ही सब्सक्राइबर ने कमेंट में सजेस्ट किया है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद करती हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कमेंट में सजेस्ट करने के लिए, और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम हर दिन एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए नई नई और रोचक जानकारी लेकर आते रहें। तो आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना PMFBY। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। देन हम बात करेंगे कि किसानों के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके तहत इस स्कीम को लाया गया, इस प्रीमियम की पॉलिसी को लाया गया। देन इसकी जो प्रीमियम की शर्तें हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं उन्हें बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे। देन अभी पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में 2020 में क्या क्या चेंजेस हुए, जो रिसेंट चेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे इस स्कीम से रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में, जो कि इस स्कीम को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे विफल करते हैं, या कुछ समस्याएं हैं जो कि इस स्कीम से जुड़ी हुई हैं किसानों को लेकर, उनके बारे में हम एकदम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 में इस योजना को लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 2016 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा संचालित किया गया था। ये योजना जब आई तो इसने 2 योजनाओं को रिप्लेस किया। वो 2 योजनाएं थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसे हम NAIS बोलते हैं, और एक और योजना थी जो थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS। तो 2016 में जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई तो उससे पहले 2 स्कीम्स चल रही थी, 2 और योजनाएं चल रही थी, जिसको इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने रिप्लेस किया। तो पहली योजना थी राष्ट्रीय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNAIS। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। इसे संचालित करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जब ये आई तो इसने 2 योजनाओं को रिप्लेस किया, जिसमें से पहली थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और दूसरी थी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS एंड MNAIS। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है फॉर फार्मर्स, या योग्यता क्या है फार्मर्स के लिए। तो जितने भी सूचित क्षेत्र हैं और उनमें जो भी सूचित फसलें हैं, उनकी खेती करने वाले जो भी किसान हैं, उनमें दोनों ही तरह के किसान आ जाते हैं, चाहे वो बटाईदार हो या फिर वो पट्टेदार हो, मतलब वो शेयर क्रॉपर्स हो या फिर टेनेंट फार्मर्स हो।
इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अब ये सूचित क्षेत्र क्या है, सूचित क्षेत्र कैसे निर्धारित होते हैं? सूचित क्षेत्र जनरली वो क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार ने आधिकारिक रूप से योजना के लिए योग्य माना है या योजना के लिए योग्य घोषित किया है। सूचित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार या फिर संबंधित प्राधिकरण या संबंधित जो एसोसिएटेड बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो लेती है। जो उस क्षेत्र की कृषि स्थिति, फसल के प्रकार और प्राकृतिक जोखिमों जैसे कि बाढ़, सूखा, कीट संक्रमण, इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, उनके आधार पर, उनके बेस पर ये निर्णय लिया जाता है कि कौन से सूचित क्षेत्र हैं और उनमें कौन कौन सी सूचित फसलें आएंगी। तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से बटाईदार मतलब शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स, ये दोनों तरह के किसान आ जाएंगे जो कि सूचित क्षेत्र और सूचित फसलों के सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है कि जितने भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं, जितने भी तरह के इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीजेस हैं, मतलब कीटों और बीमारियों से जितनी भी तरह की सूचित फसलें हैं, अगर वो विफल होती हैं तो उस स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य है। तो नेचुरल कैलेमिटीज, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस के कारण जो भी सूचित फसलों में विफलता आती है, मतलब सूचित फसलों का जो नुकसान होता है, अगर होता है इन केस, तो किसानों को बीमा कवरेज देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है किसानों की आय को स्थिर करना, जिससे कि वो कृषि के कार्य को सुचारू रूप से कंटिन्यूअसली चलाते रहें। तीसरा उद्देश्य है किसानों को नवीन और आधुनिक, मतलब न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं उनके बारे में बताना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि वो इन टेक्नोलॉजीज को अपने कृषि कार्य में उपयोग करें। इसके बाद हमारा उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में कैश फ्लो को सुनिश्चित करना, कि जो कैश का फ्लो है वो कंटिन्यूअस बना रहे, इसे सुनिश्चित करना। तो इसके मेन 4 उद्देश्य हैं। पहला है नेचुरल कैलेमिटीज से बचाना एंड इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस से बचाना फसलों को, वो भी जो इंडिकेटेड एरियाज हैं, जो सूचित क्षेत्र हैं वहां पे। इसके बाद इनकम को स्टेबल करना किसानों की। तीसरा आ जाता है किसानों को नवीन, न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बाय फार्मर्स। इसके बाद आ जाता है कैश फ्लो को मेंटेन करना। मैं यहां लिख दे रही हूं, मेंटेन कैश फ्लो इन एग्रीकल्चर। तो इसके 4 बहुमूल्य उद्देश्य हैं। पहला है, फिर से मैं एक बार बता दूं, पहला है नेचुरल कैलेमिटीज, डिजीज, इंसेक्ट से जो भी सूचित क्षेत्र हैं उनमें अगर फसल विफल होती हैं तो उनसे किसानों को बीमा देना, कवरेज देना और वित्तीय सहायता देना, बीमा कवरेज देना और वित्तीय सहायता देना। दूसरा है किसानों की आय को स्टेबल करना, मतलब स्थिर करना, ताकि वे कृषि कार्य को कंटिन्यूअसली कर सकें, जारी रख सकें। तीसरा है किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों
को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें एनकरेज करना कि वो इन पद्धतियों को अपने कृषि कार्य में शामिल करें। देन कृषि क्षेत्र में क्रेडिट के प्रवाह को सुनिश्चित करना। तो ये उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रीमियम की क्या क्या शर्तें हैं या प्रीमियम में क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। जो प्रीमियम है उसमें जितनी भी तरह की खरीफ की फसलें हैं उनका किसानों को 2% प्रीमियम देना होगा। किसानों को सिर्फ 2% ही प्रीमियम देना होगा खरीफ क्रॉप्स का। अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो ये 1.5% तक का प्रीमियम देय होगा किसानों के द्वारा। अगर हम एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो इसका कितना परसेंट देय होगा? इसका 5% प्रीमियम देय होगा। ये तो कुछ मुख्य बातें हैं जो कि प्रीमियम के अंडर आती हैं। पहला, खरीफ क्रॉप के लिए किसानों को 2% का प्रीमियम देना होगा। राबी फसलों के लिए 1.5% का देना होगा और वार्षिक फसलों और बागवानी फसलों के लिए मतलब एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% तक का प्रीमियम देय होता है किसानों के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीमियम की दरों की। किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम हैं, ये इसका एक बेनिफिट है। और जो बचा हुआ प्रीमियम है, जो शेष प्रीमियम है, अगर किसान देने में असमर्थ हैं, सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ताकि जो नेचुरल कैलेमिटीज जितनी भी हैं उनके कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है उसे किसानों को पूरी बीमित राशि प्रदान की जा सके, जिससे कि जो इंश्योरेंस का पूरा पैसा है किसानों ने जो लगाया है वो उन्हें एज इट इज वापस मिल जाए, इवन दो उनकी फसलों का नुकसान हो गया है फिर भी। नेक्स्ट है इसका प्रीमियम का फायदा। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जो सरकारी सब्सिडी है उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि जो शेष प्रीमियम है वो 90% तक ही क्यों ना हो उसे भी सरकार ही वहन करेगी, वहन करने की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है, लास्ट है, पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग की गई थी। इस कैपिंग के कारण क्या होता था कि किसानों को मिलने वाला जो मुआवजा था वो कम हो जाता था क्योंकि प्रीमियम कवरेज सीमित हो गया था। तो कैपिंग को जिसकी वजह से जो किसानों के दावे थे उनको कम मिलते थे, तो इस कैपिंग को हटा दिया गया है और बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि, पूरी जो इंश्योरेंस की का कैश है उस पर जो किसान हैं वो अपना दावा प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रीमियम से रिलेटेड है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि खरीफ क्रॉप पे 2% तक का प्रीमियम देय है, राबी क्रॉप पे 1.5% का, एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे 5% का प्रीमियम देय है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम है इस पॉलिसी में, इस योजना में, एंड शेष जो बचा हुआ प्रीमियम है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है वो किसानों को पूरी बीमित राशि प्रदान हो सके उसकी। सरकारी सब्सिडी पर कोई अपर लिमिट, ऊपरी सीमा नहीं है। यहाँ तक कि अगर 90% तक का भी प्रीमियम शेष बचता है तो उसे भी सरकार वहन करेगी। पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग की गई थी, बाद में इस कैपिंग को हटा दिया गया। यह कैपिंग हटाने के बाद किसान बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी तकनीक या टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो पहली टेक्नोलॉजी है फसल बीमा ऐप। सेकंड टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। नेक्स्ट है
PMFBY पोर्टल। अब इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या फायदा मिलेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। फसल बीमा ऐप की अगर हम बात करें, फर्स्ट फसल बीमा ऐप, तो फसल बीमा ऐप क्या करेगा, किसानों के आसान पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन और किसी घटना, कोई भी ऐसी इंसिडेंस हो जाता है तो उस घटना के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान की गई है इस ऐप पर, जो कि है फसल बीमा ऐप। फसल बीमा ऐप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फसल बीमा ऐप किसानों के आसान पंजीकरण और किसी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो ये इसका एक फायदा है। नेक्स्ट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज किए गए हैं, सैटेलाइट इमेजिनरी, रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है, मशीन लर्निंग यूज की गई है, जिसके उपयोग से फसल के नुकसान का आकलन करने, मतलब जो फसलों का लॉस हुआ है, जो क्रॉप्स का लॉस हुआ है, उसे एग्जामिन करने के लिए किया जा सके या किया जाता है। नेक्स्ट है PMFBY पोर्टल, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए, भूमि अभिलेखों को एकत्रित करने या एकीकरण करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो टेक्निक्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली टेक्निक है फसल बीमा ऐप। ये ऐप 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है किसानों को, और आसान रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजिनरी, रिमोट सेंसिंग, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि फसलों का, जो नुकसान हुई फसलें हैं, उनका आकलन किया जा सके। नेक्स्ट है PMFBY पोर्टल, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स के जो भूमि अभिलेख हैं उनके एकीकरण के लिए यूज किया जाता है। देन लास्ट हम बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर योजना में, इस पर्टिकुलर स्कीम में। ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हाल ही में क्या क्या बदलाव हुए हैं PMFBY स्कीम में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम में। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए इन प्रेजेंट। तो पहला चेंज क्या हुआ कि पहले ये योजना ऋणी किसानों के लिए ही अनिवार्य थी, लेकिन 2020 में केंद्र ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया। पहले यह योजना ऋणी किसानों के लिए ही अनिवार्य थी, लेकिन 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया, जिससे कि हर एक किसान इस फायदे को, इस स्कीम के जितने भी लाभ हैं उन्हें उठाने के लिए, उन्हें लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा मेन जो बदलाव हुआ वो ये था कि पहले औसत प्रीमियम सब्सिडी, जिसमें कि एक्चुअल प्रीमियम रेट और जो रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो दोनों का जो डिफरेंस था वो शामिल थे। लेकिन केंद्र और इसे क्या करते थे, केंद्र और राज्य दोनों ही साझा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अपने बजट से औसत सब्सिडी के ऊपर अगर अतिरिक्त सब्सिडी देना चाहते हैं तो वो इसके लिए बाद में स्वतंत्र कर दिए गए। लास्ट जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि केंद्र ने फरवरी 2020 में अपनी प्रीमियम सब्सिडी को अनइरिगेटेड एरियाज के लिए, असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और इरिगेटेड एरियाज, सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया। पहले जो ये परसेंटेज था वो असीमित था। योजना से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं जो उसे सुचारू रूप से चलने में बाधा
उत्पन्न करती हैं, बाधा क्रिएट करती हैं। तो पहला हम बात करेंगे इस स्कीम को लेके जो राज्यों की वित्तीय सीमाएं हैं, वो पहला प्रॉब्लम है कि जो राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएं और सामान्य मौसम के दौरान कम दावे अनुपात योजना को लागू ना करने के प्रमुख कारण हैं। क्या होता है कि जो राज्य सरकार है वो उनमें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या जो समस्याएं हैं वो, और जो नॉर्मल जो सीजन्स होते हैं उनमें राज्य सरकार क्या करती हैं, कम दावा देती हैं किसानों को, जिसकी वजह से वो लो क्लेम रेशियो रखते हैं। इस योजना को लागू करने से पूरे साल तक के लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरा है दावे निपटान की समस्याएं। जो किसान है वो दावे के स्तर और निपटान में देरी से असंतुष्ट है। जो फार्मर्स हैं वो जो उनको क्लेम किया गया है कि ये सुविधाएं मिलेंगी और जो उन्हें दिया जा रहा है उसके बीच का जो डिले है उससे किसान अनसेटिस्फाइड हैं। इसके बाद आती है कार्यान्वयन की सीमाएं। बीमा कंपनियां उन पर्टिकुलर क्लस्टर्स में बोली लगाने में रुचि नहीं दिखाती जो फसल नुकसान के लिए संवेदनशील है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कार्यान्वयन की सीमाएं, जो बीमा कंपनियां हैं उन क्लस्टर्स के लिए बोली लगाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती जो कि फसल नुकसान के लिए संवेदनशील है। जबकि ये जो योजना थी ये लाई ही इसीलिए गई थी कि किसानों को नेचुरल कैलेमिटीज, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज से जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र सरकार और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो भरपाई कर सके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिखाई देती है वो क्या है, बीमा कंपनियां जो हैं वो स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जांच नहीं की बहुत सारी बीमा कंपनियों ने, जिससे दावे का भुगतान नहीं किया गया। राज्यों द्वारा समय पर धनराशि जारी करने में भी विफलता देखने को मिली, जिसके कारण किसानों को बीमा का मुआवजा मिलने में देरी हुई। तो ये कुछ डिलेज हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस योजना से संबंधित हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि पहला जो संबंधित समस्या है वो क्या है, राज्यों को वित्तीय सीमाएं, राज्य सरकारों को वित्तीय बाधाएं और सामान्य मौसम के दौरान कम दावे, मतलब जो लो क्लेम रेशियो है, योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं। दूसरा है दावे निपटान की समस्याएं। किसान दावे के स्तर और जो निपटान में जो डिफरेंस है उसकी वजह से अनसेटिस्फाइड है और असंतुष्ट है। कार्यान्वयन की सीमाएं क्या है, बीमा कंपनियां, ये तीसरा मेन संबंधित समस्या है। बीमा कंपनियां उन क्लस्टर्स में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती जो कि फसल नुकसान के लिए संवेदनशील हैं। चौथा मेन संबंधित समस्या क्या है कि बीमा कंपनियों ने स्थानीय आपदा के कारण जो नुकसान हुए उनकी जांच करने में कहीं ना कहीं देरी की है, जिसकी वजह से भुगतान नहीं किया गया कुछ किसानों को। लास्ट है राज्यों द्वारा समय पर धनराशि जारी ना करने की वजह से, राज्यों के विफल होने की वजह से किसानों को बीमा मुआवजा मिलने में देरी हुई। यह देरी योजना के उद्देश्य को विफल करती है जो किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करती हूँ। आई थिंक मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो कवर कर लिए हैं। बने रहिए इसी तरह से हमारे YouTube चैनल खेती प्रकृति पर, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम हर दिन आपके सामने एक नई और रोचक जानकारी के साथ आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।